सर, आप क्या समझते हैं कि दो बड़ी ताकतें उन्होंने मिलकर ईरान के ऊपर हमला किया। एक एक्स एम्बेसडर हैं यूनाइटेड नेशन में अमेरिका के, जॉन बोल्टन, उन्होंने ये कहा कि अगर मतलूबा नताइज अमेरिका ने हासिल ना किए तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये मलबा अपने सर नहीं लेंगे, ये सारे का सारा बेंजामिन नेतन्याहू के सर डाल देंगे कि इनके कहने के ऊपर हमने हमला किया था, इन्होंने मालूमात फराहम की थी। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में ये मुमकिन मंजरनामा हो सकता है? देखिए, एक तो गाजा में जेनोसाइड के बाद जो ईरान पे जिस तरीके से गुज़िस्ता जून में हमला हुआ, 12 दिन की जंग हुई, और जिस तरह अभी आयतुल्लाह अली ख़ामेनी को शहीद किया इजराइल और अमेरिका के एयर स्ट्राइक्स में, तो जाहिर बात है कि ये एक जंग मुसल्लत की गई है ईरान पर। और हम देख रहे हैं जॉन बोल्टन जो है वो एक बहुत ही सीजन्ड एनालिस्ट हैं और बहुत सीजन सिफारतकार रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि मेरा नहीं ख्याल ऐसा, जो ट्रम्प हैं वो तो ऑलरेडी उन्होंने विक्ट्री अपनी डिक्लेयर कर दी है, जो उनकी आदत है कि उनकी ईरान की एयरफोर्स को ख़त्म कर दिया है, उनके डिफेंस सिस्टम को ख़त्म कर दिया है, उनके मिसाइल सिस्टम को ख़त्म कर दिया है। बस ये कंप्लीट ही होने वाली है जंग, जो वीकेंड पे उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, और कल जो उनकी प्रेशर थी विच वाज ऑल ओवर द प्लेस। मुझे लगता है कि एक बौखलाहट है वॉशिंगटन के उन सर्कल्स में जो काफ़ी इस्टेब्लिशमेंट से करीब तरीन है, और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी मुझे नहीं लगता कि वो बिल्कुल ट्रम्प की जिस तरीके से एक वॉर मॉन्गरिंग जो शुरू हुई और जिस तरह उन्होंने पूरी अमेरिका को वॉर में झोंका, मुझे लगता है यासिर के ऑल अलोंग इजराइल और अमेरिका साथ साथ है, और उनकी पॉलिसीज जो हैं वो डिफर नहीं करती। कहीं एक दो जगहों पे होगा, लेकिन इस तरह इशारे मिल रहे हैं जिस तरह आपने अपने इब्तदाई में फरमाया कि जी अमेरिका को झोंक दिया इजराइल ने। अमेरिका कोई बच्चा थोड़ी है। गाजा के अंदर 2 साल जो है वो जंग मुसल्लत की गई, फलस्तीनी शहीद हुए 70,000 से ज्यादा, वहां पे तो खंडरात ही खंडरात हैं। उस वक्त जो है वो अमेरिका से इमदाद जारी रही, और ये मानता जारी रहा कि राइट टू डिफेंड उनको है इजराइल को। और वहां पे कैंपसेस पे जो कुछ हुआ, मैं और आप उस माजी में जाना नहीं चाह रहे, लेकिन ये याद दिलाना चाह रहे अपने नाजरीन को कि अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट और ख़ासतौर पे रिपब्लिकन जो है उसके अंदर एक बहुत बड़ी लॉबी है जो इजराइल के साथ साथ इस जंग के हिमायत में भी है। और जो सर्वे हुआ है उसमें ज़्यादातर जो रिपब्लिकन्स हैं, मोर देन 80%, वो ट्रम्प की इस ईरान पे जंग को सही समझते हैं, और डेमोक्रेट्स के सपोर्टर जो हैं इसके खिलाफ हैं। लेकिन जो मुझे मुझे यासिर जो लग रहा है कि ना इस वक्त इजराइल और अमेरिका ये जंग जीत सकेंगे, ना जीते हैं, और ना ये ईरान जो है वो कोई गिव अप करेगा। ईरान के अंदर एक रेजिलियंस है, और आप ईरान की हजारों साल की तहजीब है। ये एक पुरानी आदत है इन ताकतों की, वेस्टर्न ताकतों की, कि वो एक ब्रांड करते हैं कि जिस तरह सारे वॉर एंड टेरर में आपने देखा कि यहाँ पे सारे जो कबायली इलाकों में या अफगानिस्तान के अंदर सिर्फ पहाड़ियों पे क्लास्ट्रोकोफ लिए हुए हैं, उनको यहाँ तहजीब नजर नहीं आती, उनको ब्रांड करते हैं, एक 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 ब्रैकेट करते हैं, और उसके ऊपर फिर अपना जो पूरा मीडिया और जो उनके थिंक टैंक्स हैं वो उस पर मोहर लगाते हैं। और वो ये ईरान पे भी इसी तरीके से किया। ईरान में लगता है जैसे ना म्यूजिक है, ना शायरी है, ना पे वहां पे फलसफा है, ना वहां पे कोई 6000 साल की तहजीब है। सिर्फ उनको लगता है कि वहां पे मुल्ला जो है वो सिर्फ इम्पोज किए हुए हैं और खवातीन पे कोड़े चल रहे हैं, जो मैं समझता हूँ खवातीन के खिलाफ एक कानून है, हकूक की खिलाफ वर्जियां हुई हैं, और वहां पे एक रिग्रेसिव पार्ट भी है रजीम का। लेकिन उस रजीम के अंदर जो है वो आप देखिए कि कितनी रेजिलियंस है। और ये रजीम चेंज करने की बात की थी ना इन्होंने, सबसे पहले तो प्लान इनका रजीम चेंज का था कि ये अली ख़ामेनी जो है आयतुल्लाह, उनको ये शहीद करेंगे और उसके बाद रजीम चेंज हो जाएगी और रजा पहलवी जैसे पपेट के साथ बैठ जाएंगे। मैं समझता हूं कि ना ये रजीम चेंज कर सके हैं, और ना लगता है कि रजीम चेंज के अलावा इब्तदाई हमलों में जो स्कूल के ऊपर मेनाब पे हमला किया गया, अब इस ज़िमन के अंदर बहुत से सवालात अमेरिका में उठाए गए।
सहाफ़ियों की तरफ से उठाए गए। कल मज़हक़ा खेज़ एक बात ये हुई, एक अचंभे की बात ये हुई कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया कि ये ईरान ने खुद किया। फिर उसके ऊपर कुछ वजाहतें CNN की तरफ से भी आईं, अल जज़ीरा की तरफ से भी आईं, और उन्होंने ये कहा कि टोमाहॉक ये मिज़ल्स था जो वहाँ पे हिट किया है, और ये ना तो ईरान के पास है, ना ये इजराइल के पास है, ना ही खित्ते में किसी और मुल्क के पास है। और उस वक्त सेटेलाइट जो रिकॉर्ड है वो ये बताता है कि यहाँ पे ऊपर सिर्फ और सिर्फ अमरीकी जहाज मौजूद थे और उन्हीं ने हमला किया है, और उन्हीं के हमले के नतीजे में ये कुछ हुआ है। तो इस तरह के मज़हक़ा खेज़ बयानात जो हैं, ये नहीं समझ आती कि मुस्तकबिल में जाके गले पड़ेंगे। ये देते वक्त पॉलिसी क्या होती है? देखिए, मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप इसमें समझ रहे थे कि ईरान के अंदर वो वेनेजुएला वाला फार्मूला करेंगे, और जो वहाँ के प्रेसिडेंट को जिस तरह इन्होंने किडनैप किया इलीगली तौर पर और उसको न्यूयॉर्क की अदालत में पेश किया, इल्जामात लगाए, और वहाँ पे जिस तरह फार्मूला करेंगे वो ईरान में भी उसी तरीके से ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और जो फेल हुआ। और जो मीडिया के अंदर चर्चा भी बहुत हो रहा है, आप ये देखिए कि स्कूल के अंदर जो तालिबात शहीद हुई हैं बच्चियां, वो सबके सामने हैं, और खुद अमेरिकी मीडिया जो है और वेस्टर्न मीडिया उसका प्रचार भी किया है उन्होंने, क्योंकि इस बात को डिनाई नहीं कर सकते थे जो आपने अपने कहा इंट्रो में कि किस तरीके से वो कि एक होता ना कि कहीं पे शकूक व शुबात होते हैं, वहां पे शकूक व शुबात ही नहीं हुए, और ईरान खुद क्यों अपने स्कूल को तबाह करेगा। तो मुझे लगता है कि एक तो ये बैड प्रेस इनको मिला, और दूसरी बात ये कि किस तरीके से आप यासर देखिए कि अब मुझे बताइए कि सद्दाम हुसैन पे इन्होंने केमिकल वेपन्स का इल्जाम लगाया था, बशर अल असद पे केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल का इल्जाम लगाया था इन्होंने। अभी जो 3 रोज कबल इन्होंने तेहरान के अंदर ऑयल रिफाइनरी को इन्होंने ब्लास्ट किया, उड़ाया, उसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से टॉक्सिक जो है वो पूरा एनवायरनमेंट हो गया तेहरान का। वहां पे काले बादल थे, वहां पे एक ब्लैक स्मोक था सर, वो ऐसा वैसा स्मोक था। मैं कल रात बात हो रही थी मेरी जॉन हुसैन जो सहाफ़ी हैं तेहरान के अंदर मौजूद हैं, तो वो बात करने में दुश्वारी का सामना था। वो कहते हैं कि मेरी बीवी बच्चे और घर वाले जो हैं वो इस वक्त काफ़ी अजियत का शिकार हैं, क्योंकि जो धुआं है पूरे शहर के अंदर फैला हुआ है, और हमारी आंखें नहीं खुल रही, आंखों से पानी निकल रहा है, आवाज़ नहीं सही से हमारे हलक से निकल पा रही। तो ये आम आदमी की ज़िंदगी है इस वक्त तेहरान में। तो यासिर, आप ये देखिए कि मैं जो कह रहा था कि जो सद्दाम हुसैन बशर अल असद पे केमिकल वेपन्स का इल्जाम लगाया था, वो अगर ये केमिकल वेपन नहीं है तो क्या है? सवाल तो उठता है ना कि आपने पूरे टॉक्सिक एनवायरनमेंट कर दिया तेहरान का, सिर्फ जंग के अंदर जंग मुसल्लत भी आपने की, और फिर ऑडेसिटी देखिए इनकी कि अमेरिकी जो वज़रा हैं वो ये कह रहे हैं कि जी रिटेलिएटरी अटैक, जो जवाबी कार्रवाइयां ईरान की, उसने पूरे रीजन को हॉस्टेज बना दिया। ये कैसे हो सकता है कि आप मुझ पे अटैक करें और मैं अपने आप को डिफेंड करूं? तो आप मुझे ये कहें यासिर के आपके डिफेंस से पूरा जो रीजन है वो खतरे में पड़ गया। रीजन को खतरे में तो आपने किया है। दोहा पे अटैक किसने किया था गुज़िश्ता साल? वो इजराइल ने अटैक किया था। उसके बाद बेसिस आपके खलीजी रियासतों के अंदर हैं, तो आप बताइए कि वहां से अटैक्स आप ईरान पे कैसे कर सकते हैं? तो कहने का मकसद ये है कि जब ईरान पर आप इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, मेरी तेहरान में बात हुई है, मेरी और जगहों पे बात हुई है, जो बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं यासिर, वो ये कहते हैं कि आज का इतनी ज्यादा स्ट्राइक्स की है और सिविलियन टारगेट्स हिट किए हैं, ये तो ईरान की एक रेजिलियंस है और एक रेजिस्टेंस है। ये अंदाजा नहीं है कि ईरान की तहजीब में या एक शियाइज्म के अंदर जो एक उनकी फिलॉसफी का कोर है वो रेजिस्टेंस और रेजिलियंस का है। आप अगर शहीद करें, अब आप देख लीजिए कि जो नए उनके आयतुल्ला हैं मुश्तबा खामेनेई, आप ये बताइए कि क्या वो एक डिफाइंस नहीं है ईरान की तरफ से? क्या वो वेस्ट को जवाब नहीं है? वेस्ट तो कह रहा था कि जी अगला जो आपका जो आयतुल्ला होगा उसको भी हम सुप्रीम लीडर को टारगेट करेंगे। ये वो हैं जिनकी 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 माँ, जिनके बाप, जिनका बेटा सब ये इन हमलों में शहीद हुए हैं, वो भी आज आयतुल्ला है। इसका ये मतलब नहीं है कि उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मुझे ये लगता है कि इस रीजन के अंदर, खत्ते के अंदर जो इस वक्त जंग फैल रही है, वो उसके पीछे इजराइल के अज़ाइम हैं, और ये सारा मामला शुरू हुआ
जब ईरान जो मिलिट्री इन्फ्लुएंस था, अस्करी जो असर रसूख था मिडल ईस्ट के अंदर, वो डिमिनिश हुआ बशर असद रजीम के बाद और हिजबुल्लाह की लीडरशिप की एलिमिनेशन के बाद जो हमने देखा गुज़िश्ता साल। तो अब इजराइल को लगता है कि उनके लिए खाली फील्ड है और इसी वजह से वो ताबतोड़ ईरान पे हमले कर रहे हैं। ये एक ग्रेटर इजराइल का एक प्लान लगता है जिसमें बहुत ज्यादा थेरीज हैं। मैं और आप उन थेरीज में जाना चाह रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि आप देख लीजिए लेबनान के अंदर उन्होंने जो बमबारी की है, 7-8 लाख लोग डिस्प्लेस हो गए सदर्न और ईस्टर्न लेबनान के अंदर। वो वहां पे कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह को अटैक कर रहे हैं, लेकिन आम शहरी 8 लाख हिजबुल्लाह के लोग तो नहीं है जो मुख्तलिफ जगहों पर डिस्प्लेस हो गए, तो वहां पे वो अपना बफर जोन एक्सपेंड कर रहे हैं। इसका मतलब है टेरिटोरियल कंट्रोल कर रहे हैं। दूसरी तरफ अल शर्रा को जो इंस्टॉल किया है बशर अल-असद रजीम के फॉल के बाद, वो भी प्रो इजराइल प्रो अमेरिका है, वहां से भी इनको कोई रेजिस्टेंस नहीं मिल सकती। उसके बाद जॉर्डन है, दूसरी तरफ इजिप्ट है, वो सब उनके हामी हैं, उनके साथ डिप्लोमेटिक टाइज हैं। मुझे लगता है कि इस वक्त जो ईरान की लड़ाई है, ये मुस्लिम दुनिया को समझना चाहिए कि अच्छा, ईरान मेरा सर एक आखिरी सवाल ईरान के हवाले से सर, कि आप क्या समझते हैं कि ईरान का रिटेलिएशन करने का जो मॉड था और जो कैपेसिटी इस वक्त दिखाई दे रही है और जिस तरीके से अहदाफ को निशाना बनाया गया, ये कुली तौर पे कैपेसिटी ईरान की है या पसे पर्दा ईरान को कुछ सहूलियात फराहम की गई, वो इंफॉर्मेशन के हवाले से हो, लॉजिस्टिक्स के हवाले से हो या किसी और वाई के हवाले से? आप समझते हैं कि पीछे कोई और कुव्वतें भी मौजूद हैं? देखिए, जब ईरान के वजीर से पूछा गया कि क्या रूस आपकी सपोर्ट कर रहा है, रूस उन्होंने कहा बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है, चाइना की भी सपोर्ट है। अगर आपको याद हो, जो डिफेंस जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि पिछले साल ईरान ने जीपीएस से, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, जीपीएस से चेंज करके वो जो चाइनीज जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है उस पे आ गए हैं, जिससे उनको अब चीजें हर क्लियर नजर आ रही हैं, हर चीज विजिबल है। इसी वजह से टारगेट जो हैं आप देखिए कि कितने शार्प हैं कि वो इजराइल के अंदर भी गिर रहे हैं। वो अटैक भी, अगर ये डिसैलिनेशन प्लान को अटैक करते हैं तो वो वहां पे बहरीन को अटैक करते हैं। और ये इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों का मानना यह है कि पूरे खलीजी रियासतों में जीसीसी उसमें उसके अंदर जितने भी बेसिस थे जहां पे अमेरिका के रडार थे, उनको नाकारा बना दिया है ईरान ने। और अब सिर्फ उन खबरों के मुताबिक, इत्तलात के मुताबिक, टर्की के अंदर एक रडार है जहां पे अमेरिका और इजराइल ने अपने सारे सिग्नल, सारा डेटा वहां पे ट्रांसफर कर रहे हैं। और आपको ये पता है कि वहां पे एक रेड लाइन है ईरान के लिए कि अगर टर्की के पे कहीं अटैक करेगा, एक तो टर्की फ्रेंडली कंट्री है और टर्की और पाकिस्तान ने बहुत साथ दिया है मुस्तकिल, लास्ट तनाज़े में भी इजराइल के साथ जो हुआ था ईरान का, और अभी भी। तो अगर वहां पे अटैक करता है तो फिर नेटो के जो कवानीन है वो सामने आ जाएंगे और नेटो कंट्रीज जो हैं फिर वो डिफेंड करेंगी उसको। तो मुझे लगता है कि इस वक्त ईरान एक रेजिस्टेंस दे रहा है और इजराइल और अमेरिका ये वॉर जीतते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आने वाले दिनों के अंदर ट्रंप जो है वो अपनी विक्ट्री का बगल बजाएंगे। लास्ट टाइम भी उन्होंने कहा था कि सारे न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है वो खत्म हो गए। अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हो गए तो न्यूक्लियर टॉक्स किस बात की हो रही हैं, और अगर खत्म हो गए तो उसके बाद आपने पाबंदियां क्यों नहीं हटाई? अगर खत्म न्यूक्लियर प्रोग्राम आपने कर दिए थे तो फिर ये हमले क्यों हैं? और आपको ये हक किसने दिया है कि आप किसी मुल्क के अंदर जाके लोगों को उकसाएं कि आप लोग बाहर निकलें और रजीम चेंज करें? वो नाकाम हो गया है लोगों का। इनको ईरानी अवाम की नफ्स का पता ही नहीं है। अगर वहां पे रजीम के खिलाफ जज्बात भी हैं तो वो लोग फॉरेन एग्रेशन का साथ नहीं देंगे। ये एक तारीख है, ये एक उनकी तहजीब है। दूसरी बात, आखिरी बात जो मैं आपसे यासिर करना चाह रहा हूं वो ये कि आने वाले दिनों के अंदर मुझे ये लग रहा है कि ईरान के लिए भी चैलेंज होगा और खलीजी ममालिक के लिए भी चैलेंज होगा। ये जो नक्शा है मिडल ईस्ट का मुझे चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अंदर जो रीशेप होता हुआ मुझे नजर आता है, और उसके अंदर सबसे बड़ा चैलेंज ये है मुस्लिम दुनिया के लिए कि इजराइल को मजीद टेरिटोरियल गेन ना करने दिया जाए मिडल ईस्ट में, और ईरान की जंग के अंदर अगर मॉरल सपोर्ट आप
करेंगे तो ईरान के लिए वही काफी है। तो मुझे लगता है कि ईरान इस वक्त अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा, बहुत सारे करीब जो पड़ोसी ममालिक हैं उनकी लड़ाई भी लड़ रहा है। तो इखलाकी तौर पे इसकी हिमायत जो है वो करना बेहद जरूरी है।